हाँ स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया है सेकंड चैप्टर में। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद करो, याद आया? उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि जिसकी डिग्री 1 है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिसकी डिग्री 2 है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ चुके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सबसे पहली बात तो नाम तो सेम ही है दोनों का, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक सिंपल सा डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए और बी, ए बी सी क्या है बच्चे, आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब सिंपल सा वहां पे कांस्टेंट टर्म आएगा, कोई नंबर्स आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, ये हमारा ये तो रहेगा ही एज इट इज। बस सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पे इक्वेशन की बात आ रही है, इक्वेशन की बात आ रही है तो इक्वल साइन होगा और कुछ होगा, तो यहाँ क्या होता है बेटे, जीरो। यही छोटा सा डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिंपल सा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी था, इक्वेशन में क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर है? बट यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन कब होगा, जब यहां पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या हो बच्चे, 2 हो। और मैक्सिमम पावर को याद करो कि हमने मैक्सिमम पावर को क्या पढ़ा था, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर को क्या पढ़ा था हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए बच्चे, 2 होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, और कुछ हो या नहीं हो, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर मान लो ये सब कुछ भी नहीं हो, जीरो हो जाए, बट ये ए अगर जीरो हो जाएगा तो देखो ध्यान से, ए जीरो तो पूरी कहानी जीरो कर देगा ना, तो एक्स स्क्वायर हमारा बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या समझदार लोगों ने बोला कि भैया ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो चलेगा बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ए है, मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी आएगा बस जीरो नहीं आना चाहिए, कोई भी रियल नंबर आएगा चलेगा। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज बेटे, बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें सिंपल सा हमें क्या देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है। और उसमें क्या देखना है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अभी अपन ने डिस्कस किया कि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 2 3 माइनस एक्स। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस कर देना है। एक्सप्रेस करने के बाद जो भी बच रहा है उसमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 2 होना चाहिए। ठीक है, ये देखना है। अब जैसे सिंपल सा ये जानते हैं हम, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2x, 2 3 जार 6। ठीक है, देखो ये 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 6 से इधर आके 1 से ऐड हो जाएगा 7। तो ये हमारा बच रहा है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 2 होना चाहिए, मिल रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी टर्म हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी जीरो हो सी जीरो हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ए हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए क्या है बेटे, 1 है। ठीक है ना, तो यही हमारा मेन है कि ये बचना चाहिए, इससे बड़ा कोई पावर नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो कि ये भी है बट अगर 3 पावर भी आ गया किसी के साथ और ये भी है, तब भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। मैक्सिमम पावर हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको देखो सॉल्व करेंगे, माइनस 3 2 जार 6
माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। इन टर्म्स को इधर ला दो लेफ्ट साइड में, -6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +2 आएगा इधर माइनस हो जाएगा। क्या मिला बच्चे, -2 -2 -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने जो दोनों देखा, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। इसमें रिमेनिंग है एक में बता देता हूं और थर्ड, बाकी आप लोग होमवर्क में करोगे। इसका थर्ड देख लो। थर्ड है x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 इज इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 3। ठीक है, देखो सिंपल सा, हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, जूनियर क्लास में भी पढ़ के आए हैं। x से इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखो, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड -1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नाउ x मल्टीप्लाई बाय x इज x², ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय 1 1x -2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस प्लस -2, x मल्टीप्लाई बाय x x², x मल्टीप्लाई बाय 3 3x -1 मल्टीप्लाई बाय x 1x प्लस माइनस -3। देखो x² कैंसिल हो गया। अब तुम यहां पे भी देख के बता सकते हो बच्चे कि x² बचा ही नहीं, पावर हमारा 2 इसमें बचा ही नहीं, मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां से भी डायरेक्ट बोल सकते हो, ऐसे चाहो तो यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद बोलो, बट हमें यहाँ पे दिख गया कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। एक कर लेते हैं और एक इसका लास्ट कर लेते हैं, 8th नंबर। ठीक है, ये है बच्चे अपना x³ -4x² -x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, देखो x³ -4x² -x + 1 याद इट इज रखो, ये a - b का होल क्यूब। याद करो क्या होता है, a³ -3 × a² × b प्लस 3a × b² -b³। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x³ हमारा कैंसिल हो गया। अब ये बचा फाइनली -4x² -x + 1। इधर वाले टर्म्स को इधर ला दो। देखो ये कितना हो रहा है बच्चे, 3 2 जार 6, तो -6x² इधर आएगा तो +6x² हो जाएगा। ये देखो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जार 12x उधर प्लस में इधर आएगा, -12x हो गया। और ये देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 कितना हो रहा है, 8 उधर माइनस में इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो रहा है, -4x² और 6x² कितना हो जाएगा, 2x² होगा, दोनों माइनस होके। ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, -1 और -12 13x हो गया, और ये 1 और 8 9। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना, तो हमें बस इससे मतलब था कि मैक्सिमम पावर 2 वाला होना चाहिए, बचा होना चाहिए, है। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सेकंड नंबर क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना है, और यहां से अगर ये समझ गए वर्ड प्रॉब्लम तो हमारा काम हो गया। देखो सेकंड का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है, तो किससे रिलेट कर रहा है बच्चे, ब्रेथ से ना, लेंथ को रिलेट कर रहा। तो सबसे पहले ब्रेथ को लेट कर लोगे, तो लेट ब्रेथ बी x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, लेंथ क्या कह रहा था कि ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो x का ट्वाइस 2x और इससे 1 ज्यादा है, तो ये हमारा लेंथ हो गया बच्चे, और ये है
ब्रेथ ऐसे लिख लो, इतना मीटर हमारा लेंथ हो गया। ये उसके बाद क्या कह रहा है, एरिया दिया है 528, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? याद करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा लेंथ कितना बच्चे, 2x प्लस 1 का, सॉरी 2x प्लस 1 है और ब्रेथ है x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1x, और इधर 520 आएगा माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कह रहा हूँ सॉरी, फैक्टराइज करके जीरोज फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करते थे, तो इसको मिनटम स्प्लिट से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका सेकंड देखो। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इंटीजर तो जानते हो बच्चे, इंटीजर क्या होता है, काउंटिंग नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मीन्स कि इंटीजर की बात आती है तो काउंटिंग नंबर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, बट यही है उसमें डिफरेंस कि प्लस माइनस दोनों होता है। तो क्या है कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार अगर कोई भी काउंटिंग नंबर होता है बच्चे, तो हम कैसे काउंट करते हैं, 7 है तो उसके बाद 8, 8 के बाद 9, मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर लगातार होगा तो आगे वाला क्या होता है, एक एक बढ़ते जाता है। तो मैं मान लो कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, हमने फर्स्ट नंबर x बोल दिया। ठीक है, तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक ज्यादा होता है, काउंटिंग नंबर ऐसे ही चलता है, एक एक बढ़ते जाता है। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा। लगातार बोला है, एक के बाद दूसरा बोला, इसलिए हमने एक x बोला, दूसरा उसके बाद x प्लस 1 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट, इट मींस x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज 306। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। अब देखो x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1x, और ये 306 इधर आएगा माइनस होकर यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो इसको कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, याद आ रहा होगा, हमने सेकंड चैप्टर में भी किया है। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट -306। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि अगर माइनस में आ रहा है तो दो नंबर को माइनस करने पे ये बीच में क्या है 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे -306 आए। ठीक है, तो हमें वो दो नंबर का पता कैसे लगाएंगे, इसका फैक्टर करके, इसका फैक्टर करो, 2 15 सार 2 3 जार, 3 5 सार 3 1 सार, 3 17 सार। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो पेयर हमें मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। देखो बहुत आसानी से मिल गया, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, और एक है 17, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 306, इसी का फैक्टर है। ठीक है, और इनको माइनस करें तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो दो नंबर जिसको माइनस करने पे बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे जो ये आया है इनका मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आए। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स था यहाँ पे, 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें देखो ध्यान से बेटे, दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 18 बचेगा, इन दोनों में 17 है, x बचेगा, और यहाँ भी बिकॉज 17 मल्टीप्लाई बाई 18 306 होता है। माइनस में हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बचता है। नाउ x प्लस 18 इन दोनों में कॉमन है, x प्लस 18 हमने कॉमन ले लिया, इसमें यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -17 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये x प्लस 18 भी 0 आएगा अगर इसको फाइंड करोगे। देखो ये सिंपल सी बात है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, या ये 0 होगा तब भी 0 होगा। या दूसरे तरीके से देखो कि जब इसको फाइंड करोगे तो ये अपॉन में चला गया, 0 अपन समथिंग 0 हो जाता है।
ठीक है, या इसको फाइंड करोगे तो ये अपन में चला जाएगा। तो ऐसे करके हमारे दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों फैक्टर्स इनके क्या होंगे, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यहाँ से हमें x मिला बच्चे -18 और यहाँ से x क्या मिल रहा है +17। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें मिला। अब देखो हमने कैसे नंबर की बात की थी, कंसेक्यूटिव, तो ये और इंटीजर की बात की थी। तो इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है अगर ऐसा, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है बेटे, क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला है, नेगेटिव नहीं बोला है, तो मतलब हमारा आंसर ये होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 17 होगी, मीन्स कि हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा बच्चे 17 एंड सेकंड इज 17 + 1 18। ये हमारा 2 नंबर आया। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इसका 3rd नंबर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या है क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिम कौन है यहाँ पे, मतलब रोहन है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब इनके जो एज का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो अभी एज है प्रेजेंट में, इसके 3 ईयर्स बाद जो एज का प्रोडक्ट हो रहा है बच्चे वो 360 है। ठीक है, बहुत आसान सा है। और एज से रिलेटेड जनरली कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली क्वेश्चंस में हम प्रेजेंट एज रिलेट करते हैं कि अभी का प्रेजेंट का एज क्या है। तो रोहन से रिलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन रोहन का एज लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट रोहन्स एज बी x ईयर। ठीक है, हमने रोहन का एज लेट कर लिया कि रोहन का एज जो है वो x ईयर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चे, रोहन की मम्मी का एज क्या है, रोहन के एज से 26 ईयर ज्यादा। ठीक है, तो रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर एज विल बी, देखो यहाँ पे रोहन्स यहाँ लिख लेना बेटे, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी का एज है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x + 26। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था, कितना था 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अभी से 3 साल बाद। ठीक है, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद इनका एज क्या हो जाएगा बच्चे, रोहन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x + 3। ठीक है, रोहन के मम्मी का एज क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें 3 ईयर और ऐड करोगे तो x + 26 + 3 29 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ये प्रेजेंट। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट 3 ईयर्स के बाद जो एज हो रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 × x + 29 इज 360। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो x × x, x², x × 29, 29x प्लस 3 × x, 3x प्लस 3 × 29 कितना होता है, 9 3 जा 27, 2 3 जा 6 और 2 8 87। 360 को इधर ला लो लेफ्ट में, माइनस में आ जाएगा, उधर बचेगा 0। नाउ x² + 29 + 3 इज 32x माइनस 360 - 287, तो 360 - 87 कितना होगा, 10 - 7 3, ये 5 है, 5 - 8, 5 से नहीं जाएगा तो इसमें से कैरी ले लिया, 15 - 8 इज 7 और यहाँ 2 बचा है। ठीक है, 273। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, चाहो तो इसको मिनी टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन करते हैं क्योंकि
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो क्या वे होता है बच्चे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये यहाँ का कोफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का, इससे और ये लास्ट वाला जो सी टर्म होता है, ये हमने पढ़ा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका याद करो। तो ये जो ए है और सी है विथ साइन, साइन के साथ भी, साइन भी ध्यान रखना होता है कि ए का साइन क्या है, सी का साइन क्या है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा बच्चे -273। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा कि साइन क्या मिल रहा है, माइनस में, मतलब हमें दो नंबर ऐसा देखना है जिनको माइनस करने पे 32 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आए। तो इसी के फैक्टर से हमें दो नंबर देखना होगा 273 के। तो देखो किससे जाएगा बच्चे, 3 से जाएगा, 3 9 सर, 3 1 सर। ठीक है, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा बच्चे, 7 से, 7 1 सर और 7 3 जार। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें आ रहा है दो पेयर यहां से हमें बनाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, जिनका माइनस करने पे 32 आया और मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा क्योंकि उसी के फैक्टर है। तो देखो मुझे यहाँ पे दिख गया 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39 और एक दिख गया बच्चे 7, तो 39 माइनस 7 इज 32। देख लो, दो को माइनस करने पे 32 आना चाहिए, आ रहा है, और ये इनका मल्टीप्लीकेशन करने पे इतना ही आएगा क्योंकि उसी का फैक्टर है, और ये -273 इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन देखो बच्चे, x कॉमन है दोनों में, यहाँ 39 बचेगा, यहाँ पे -7 कॉमन है, x प्लस 39 बचेगा, क्योंकि ये क्या था, ये 39 मल्टीप्लाई बाय 7 ही तो था। अब इन दोनों में 39 x प्लस 39 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा बच्चे -7। ठीक है, यहाँ से फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से देखो, x प्लस 39 भी 0 होगा बच्चे, और x माइनस 7 भी 0 होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया अपना x आ गया -39 और ये x हो गया बच्चे 7। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब एक बात बताओ, हमने x क्या लेट किया था, रोहन का परसेंटेज, तो एज किसी का माइनस में नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज जन्म लिए और फिर 9 साल पीछे चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो माइनस में किसी का एज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यही होगा पॉजिटिव वाला। मीन्स कि यहाँ से क्या समझ में आया बेटे कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर है और 26 ईयर ग्रेटर था मदर का एज, तो 26 प्लस 7 33। तो यहाँ से बात समझ में आ गया कि रोहन का एज है 7 ईयर और रोहन की मम्मी का एज है 33 ईयर। कैसे, 26 प्लस 7। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। इससे हम एक क्वेश्चन देखो मैं पढ़ता हूँ, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लो, डिस्टेंस की बात हो रही है बच्चे, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। नाउ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से गया है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, क्या है बेटे क्वेश्चन में कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन्होंने यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, जो भी टाइम लगा, बट कह रहे हैं कि जो भी टाइम था, अगर मैं क्या करूं कि इसमें स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो सिंपल सी बात है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये तो बात हम जानते हैं। तो स्पीड कम करने से कितना टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चे, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो देखो हमें जो पहले टाइम लग रहा था ये भी नहीं पता है। क्या नहीं पता कि पहले टाइम क्या लग रहा था, अगर इतना डिस्टेंस उन्होंने यूनिफॉर्म स्पीड से गए हैं तो क्या टाइम लग रहा था, ये भी नहीं पता। और दूसरी बात कि हमें इनका स्पीड भी नहीं पता। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन में
हमसे ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड ही मांग पूछता है और हमें वही लेट करना होता है। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमने यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली। चलो मान लिया हमने कि वो इस स्पीड से जा रहे थे, ठीक है। स्पीड जब उन्होंने डिक्रीज किया, ठीक है ना, तो डिक्रीज करने के बाद जो स्पीड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 8x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उन्होंने कम कर दिया है, जो एज यूजुअल जो जा रहे थे उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी है, ठीक है। अब देखो मेन जो बात समझने वाला है, इस टाइप का चाहे जितना भी क्वेश्चन होगा बेटे, उसमें क्या करना है कि दो सिचुएशंस बन रहा है, दो अलग अलग स्पीड है, दोनों के केस में तुमको क्या करना है, टाइम फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट केस में टाइम फाइंड करूंगा। तो देखो टाइम इज इक्वल टू होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड। सेकेंड केस का मैं टाइम फाइंड करूं तो डिस्टेंस तो हमारा बेटे इसमें भी वही है, बट इस केस में इस वाले स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया इन्होंने। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। फर्स्ट केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन दूसरा वाला स्पीड, ये सेकंड टाइम। सिंपल सी बात है, इस स्पीड से गए तो कोई और टाइम लगा इनको, 3 घंटे ज़्यादा लगा ऐसे भी बोल रहे हैं उसमें, और इस स्पीड से गए तो इतना टाइम लगा। अब क्या करना है कि दोनों केस का जो टाइम है इसको इक्वेट कराना है हमें। T1 इज इक्वल टू T2, इसको इक्वेट कराना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, T1 में जो टाइम लगा है बच्चे, T2 में स्पीड कम कर दिया इन्होंने और टाइम क्या हो रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। अब एक बात बताओ, हम तो यहाँ पे दोनों का टाइम इक्वल करा रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में इसमें 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, दोनों को इक्वल कैसे करा पाएंगे? या तो इसमें 3 घंटा ऐड कर लो तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, या ये 3 आवर ज्यादा है तो 3 आवर इसमें माइनस कर लो, अब दोनों का टाइम क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये T1 लिख दो, T1 है 480 अपॉन एक्स, T2 है बच्चे 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 480 अपॉन एक्स, इसको इधर ला दो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और इस -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है बच्चे, 480 इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो 480 यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स और यहाँ बचा बच्चे, इसको चाहो तो उधर ही रहने दो, इसको इधर लाओ ही नहीं अभी, तो इसको उधर ही रहने दो, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो नॉर्मली करते थे वैसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, फ्रैक्शन वाले में हम क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते थे, यहां भी करेंगे। और याद करो कि कोई भी दो नंबर होता था, अगर ये दोनों डिफरेंट है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम जनरली क्या आ जाता था, इन दोनों का प्रोडक्ट। सेम यहां भी होगा बच्चे कि यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x एक है और एक है x माइनस 8, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या होता था जनरली, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 तो x माइनस 8 होगा, ठीक है, माइनस x मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इधर बेटे -3 है, ठीक है। अब देखो एक काम कर सकते हो, हम चाहे ना तो ऐसे काट सकते हैं, 3 के टेबल में अगर ये कट रहा है तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -1 रहने दो, यहाँ से 160 होगा, ठीक है। अब आगे का देखो क्या करना है हमें, ये 160, यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जा रहा है बच्चे, क्या बचा यहाँ पे -8 अपॉन में x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ -1 बचा है। चाहो तो इस माइनस से माइनस भी काट दो, ठीक है, काट सकते हैं क्योंकि ये अपॉन में आएगा, या तो इसको लाओ या इसको लाओ, तो बात एक ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 1 बचा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 8x, और इधर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे तो 16 8 आर 128 होता है, याद करो 128 और एक 0 है। इसको अगर इधर लाओगे इक्वल से तो ये हो जाएगा इधर माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ भी चाहे तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटे, मिड टर्म स्प्लिट से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आप लोग होमवर्क में कर लेना,
ठीक है, बताना अगर किसी को डाउट होगा तो इस पे अलग से वीडियो बना लेंगे। बट मैं कोशिश किया हूँ मोस्टली क्वेश्चंस में, मिड टर्म स्प्लिट हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, जाके एक बार सेकंड चैप्टर देख लेना, ठीक है। उसमें भी हमने किया है सेकंड 2.2 एक्सरसाइज में मिड टर्म स्प्लिट, और इसमें भी एक दो क्वेश्चंस में हमने अभी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं अगर आता है मिड टर्म स्प्लिट तो एक बार अच्छे से वीडियोस देख लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चन का, फिर आने लगेगा। तो इस वीडियो का बेटे यहीं पे एंड करते हैं, ये पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।